दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में गिरावट। आप देख सकते हो कि बाजार में गिरावट थी, मेटल सेक्टर में भी गिरावट थी, ऐसे में टाटा स्टील में भी कुछ गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। एक तरह से उन्होंने पूरा विजन क्लियरली पेश कर दिया है। आगे क्या संभावना बन रही है, टाटा स्टील आगे क्या करने जा रहा है और उनकी कैसे अचीवमेंट होने वाली है, कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, वो सारा का सारा क्लियर विजन हमारे सामने आ चुका है। और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि टाटा स्टील आने वाले समय में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे सकती है। वैसे तो टाटा स्टील ने ऑलरेडी पहले ही डिसीजन ले लिया है कि जितनी भी स्टील सेक्टर की कंपनियां सबका मर्जर टाटा स्टील में होने जा रहा है। यानी आने वाले समय में टाटा स्टील की साइज बढ़ेगी और ऐसे में टाटा स्टील इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी और आने वाले समय में इसका जो कारोबार है और विश्व के देशों में भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि स्टील सेक्टर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंटरनेशनल रीजन। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में भले ही अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन इंटरनेशनल रीजन फिलहाल स्टील सेक्टर के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हो जियो पॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा है और इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी कुछ अच्छी खबर भी निकल के आ रही है। आज हमारे बाजार के लिए भी कुछ पॉजिटिव खबरें निकल कर आई है। क्या है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 60,613 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 419 पॉइंट की गिरावट देखी है, यानी 0.69% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। निफ्टी मेटल की अगर बात करें तो 6,318 के स्तर पे 0.71% की गिरावट थी। यानी ओवरऑल सभी जगह पे आपको गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। काफ़ी तेज़ी बनी थी, ऐसे में एक तरफा तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। टाटा स्टील की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक आज 104.85 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 1.18% की गिरावट देखी है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज पॉजिटिव माहौल भी बना था, यानी 106 तक स्टॉक शुरुआत हुई थी, यानी जो क्लोजिंग थी उसके आसपास हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ दबाव भी बना। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो पिछले 2-4 दिन में अच्छी तेज़ी भी देखी हमने और इसी वजह से यहाँ पे कुछ दबाव देखने को हमें मिला है। स्टॉक रिजल्ट के बाद 100 से 105 के आसपास आया, तो ऐसे में कुछ पॉजिटिव संभावना तो बनी थी और उसके बाद यहाँ पे दबाव देखने को मिला। अब बाजार के लिए एक सबसे जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमारा इंडियन रुपीज़ वापस काफ़ी मजबूत हो गया है, यानी निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे 19 अक्टूबर को हमारा इंडियन रुपीज़ 83 तक चला गया था, यानी बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो आज के जो रेट है वो काफ़ी शानदार, यानी 81.03 पर आ गया। यानी पिछले आप देख सकते हो सिर्फ 19 अक्टूबर के बाद 2 रुपये की एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली है, जो काफ़ी शानदार है। और इस तरह से जो इंडियन रुपीज़ मजबूत हुआ है, यह एक इशारा है कि इंडिया की इकोनॉमी फिर से रिकवर होने लगी और आने वाले समय इसका पॉजिटिव नतीजा हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बाजार की बात करें तो यहाँ पे आज हमें FI की बिकवाली होती हुई आगे दिखाई दे सकती है, क्योंकि खरीदारी काफ़ी कम हो गई है। और यहाँ पे DI तो लगातार प्रॉफिट बुक अपना कर ही रहे। आज की बात करें तो आज देख सकते हो कि DI ने 5,976 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 6,940 रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल कर आई है वो 967 करोड़ रुपीज़ की है। FI की बात करें तो आज उन्होंने 7,068 करोड़ रुपीज़ की नई इन्वेस्टमेंट तो की, लेकिन सामने 7,032 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेच दिया। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो मात्र 36 करोड़ रुपीज़ की है। ये काफ़ी कम है और पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो लगातार अच्छी खरीदारी वो करें, लेकिन अब उनकी खरीदारी थमने लगी है। 1 नवंबर को देखें तो उन्होंने 2,609 करोड़ का अच्छा खासा निवेश किया था। 2 नवंबर को उन्होंने 1,436 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 3 नवंबर को उन्होंने 676 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 4 नवंबर को उन्होंने 1,436 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। 7 नवंबर को इन्वेस्टमेंट जो था वो 1,948 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुँच गया था। लेकिन 9 नवंबर की बात करें तो निवेश उनका 386 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया और आज 10 नवंबर को मात्र उनका इन्वेस्टमेंट नया 36 करोड़ रुपीज़ का ही है। और जिस तरह से ये आंकड़े कम हुए उससे लग रहा है कि हो सकता है कि वो भी अब बिकवाली शुरू कर दे। और अगर ऐसे में DI और FI दोनों ही बिकवाल बन गए तो बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है और इसी को हमें ध्यान रख के आगे संभावना देखनी है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम को देखें तो आज कुछ वॉल्यूम वैसा ही है जैसा हमने आगे देखा था कल के दिन। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो अच्छा खासा है। अब इसके बीच में एक देखें तो टाटा स्टील के CEO और MD टीवी नरेंद्रन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। टाटा स्टील के MD का कहना है कि हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल और नई
लैंड की ज़रूरत नहीं है और नए एक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमारे पास जो कैपेसिटी है उसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें हमारे पास काफ़ी संभावना है। उनका कहना है कि हमने जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का जो एक्विजिशन किया उसमें हमें आप देख सकते हो करीब 6000 एकर्स की एक बहुत बड़ी लैंड मिली है। और यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो उनकी करंट जो उसकी प्रोडक्शन लिमिट है वो 4 मिलियन टन्स पर एनुअल है, उसको हम बढ़ा के 25 मिलियन पर टन्स पर एनुअल कर सकते हैं। यानी इसी की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। उसके पास वो काफ़ी ज़्यादा हमें लैंड भी है, उस लैंड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास 2 और ऑप्शन है जिसमें हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सपांड कर सकते हैं, जिसमें मेरा मंडली और अंगुल, ये 2 और जगह जिसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सकता है, जिसमें करंट कैपेसिटी 5 मिलियन टन्स पर एनुअल है और 10 मिलियन पर टन्स पर एनुअल है। इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सकता है। यानी कुल मिला के अभी फ़िलहाल हमें और कोई नया एक्विजिशन करने की ज़रूरत नहीं है या नई ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जिस कैपेसिटी के साथ हमारा काम चल रहा है उसी की कैपेसिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे टाटा स्टील के एमडी का कहना है कि फिलहाल जो हमारे पास ऑलरेडी जितने हमारे प्लांट्स हैं उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। नए किसी भी प्लांट को लेने की उनकी फिलहाल कोई इच्छा नहीं है और आने वाले समय में वो और कोई नए एक्विजिशन करने की कोई संभावना नहीं देख रहे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी को वो ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में उनमें बढ़ाने की संभावना वो तलाश रहे और वर्ल्ड के जो दूसरे कारोबार है उसमें भी तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना देखेंगे। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी उनके पास जितना अभी फिलहाल जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने पर वो ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना है कि कलिंगा नगर यूनिट है उसकी जो कैपेसिटी फिलहाल 3 मिलियन टन्स पर एनुअल है, उसको बढ़ा के हम 8 मिलियन टन्स पर एनुअल करने जा रहे हैं, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से पुरानी जो है जितने भी उनके जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। और इस तरह से अगर देखें तो जो उनका भूषण प्लांट्स है उसकी कैपेसिटी भी 5 मिलियन टन्स पर एनुअल है, उसको 10 मिलियन टन्स किया जाएगा। तो लगातार कैपेसिटी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए उनको अब नए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कुल मिला के कैश फ्लो अभी काफ़ी है कंपनी के पास। और यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील बहुत मजबूत है। यहाँ पे बाई की कॉल भी निकल के आ रही है जहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको आपको करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए। 114 का टारगेट दिया जा रहा है क्योंकि काफ़ी मजबूती के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। आने वाले समय आप देख सकते हो कंपनी ग्रीन स्टील के ऊपर कारोबार तेजी से आगे बढ़ा रही है, तो इसका फायदा भी इनको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल में इसने 49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 ईयर के हिसाब से 163% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 19% की गिरावट हो चुकी है, 3 मंथ के हिसाब से 4% की गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 1.45% की तेजी हमने देखी है और 1 डे के हिसाब से 1.32% की गिरावट है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, हम देख सकते हैं आदित्य बिरला एसएल फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 376 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.39% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट अमर्जिंग ब्लू चिप ने यहाँ पे 340 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.48% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मीरे एसेट लार्ज कैप डायरेक्ट ने 320 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.97% की होल्डिंग ली है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ने 315 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.33% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज ने 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.64% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ने 276 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.65% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट टैक्स सेवर डायरेक्ट ने 202 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.57% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी ने यहाँ पे 196 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.78% की होल्डिंग ली है। और फिर इसके बाद देखें तो एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ पे 170 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 2.48% की होल्डिंग ली है। और इसके बाद में आप देखें तो कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 164 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.73% की होल्डिंग ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बनेगी, म्यूचुअल फंड का दाव लग रहा है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक लेते हो, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 105 का पहला सपोर्ट है, वैसे ये सपोर्ट टूट गया है। आप देख सकते हो सेकंड सपोर्ट 104 के आसपास है, उसको टूटते ही है 103 की प्राइस भी देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो आप देख सकते हो 107 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 108 की प्राइस भी देखने को मिलेगी और ऊपर स्टॉक गया तो फिर 109 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा स्टील में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।